आइए आज हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, भूगोल की। इसके अंदर हम 3 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका पैटर्न लगभग में एक जैसा ही है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 3 नंबर में आएंगे। तो आइए हम देखते हैं वो 3 क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से हैं जिनके बारे में आमतौर पे क्वेश्चन एक आएगा। इन 3 क्वेश्चनों में से हम उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन आपका आएगा। बहुत आसान है और हम अपने 3 नंबर यहाँ से आसानी से पूरे कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पेपर में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो हमें एक एक नंबर को काउंट करना है। जैसे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी मैथ की, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब 3 नंबर की हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं, केवल एक क्वेश्चन जिसमें हमारा 3 तरीके के हम एक क्वेश्चन फ्रेम बनाएंगे। ये हमने एक पहला जो क्वेश्चन है हमारा फसल के ऊपर, दूसरा क्वेश्चन हमारा है इंडस्ट्री के ऊपर और तीसरा क्वेश्चन हमारा मिनरल्स के ऊपर है। तीनों ही क्वेश्चन एक ही तरीके का फ्रेमवर्क है, बस आपको फिल इन द बैलेंस की तरह से भरना है, केवल फिल इन द बैलेंस की तरह से भरना है। हमें अपने बाद ये पॉइंट्स कुछ याद करने हैं। अगर हम इन पॉइंट्स को अपने याद कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से जो हेडिंग्स देनी है, उससे केवल एक फिल इन द बैलेंस की तरह रह जाएगा और आप इसे भर करके मात्र 2 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और कोई नंबर आपका इसमें से नहीं कटेगा अगर आप इसे बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को इस तरीके से इस पैटर्न से करते हैं तो। अब देखिए आपका एक फसल पैटर्न का क्वेश्चन आएगा। अब इसमें क्या है कि हमने इसमें एक जनरल लाइन डाल दी ऊपर से, यानी कि जो भी फसल आपसे पूछी जाती है वो आप उसके बारे में जो भी जानकारी आपको पता है एक लाइन लिख दीजिए। उसमें जनरल लाइन लिख करके हेडिंग मत दीजिएगा, केवल उसके बारे में एक लाइन लिख दीजिए। अब देखिए हमारे पास जो ये कुछ पॉइंट्स और आते हैं, जैसे कि हमारे पास सीजन यानी कि कौन से मौसम में फसल होती है, मिट्टी, तापमान, वर्षा और क्षेत्र। अब जब हम इसमें बात करते हैं कि मौसम, मौसम में आपकी या तो खरीफ होगी या आपकी रबी की फसल होगी। तो सॉइल में आमतौर पर हम जब सॉइल की बात करते हैं तो ज्यादातर जो फसलें हैं वो एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा में आपकी देखने को मिल जाती हैं। इंग्लिश वाले के लिए हमने इंग्लिश के टॉपिक लिख रखे हैं और हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में हमने उसका ट्रांसलेट करके लिख दिया है। तो जो बच्चा जिस लैंग्वेज में पेपर करेगा वो केवल अपनी ही हेडिंग को, अपनी भाषा की हेडिंग को वहां पे लिखेगा। अभी देखिए जलोढ़ मृदा, अगर ब्लैक सॉइल की हम बात करेंगे तो आपका कपास का टॉपिक आएगा, वो एक अलग आएगा। बाकी रबड़ और आपका जो है टी, कॉफी, ये आपकी लैटेराइट सॉइल में जाएंगी। बाकी आपको जो है और अदर किसी जो है मिट्टी में जाने की जरूरत नहीं है। तो बाकी जितनी और फसलें आ जाएंगी आप उन्हें जलोढ़ मृदा के अंदर रख दीजिए। टेम्परेचर यानी वो फसल कितने टेम्परेचर में होती है, रेनफॉल यानी कि उस के लिए हमें कितना रेनफॉल चाहिए होता है, और क्षेत्र, क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो आप यूपी, पंजाब और हरियाणा, ये आपके जो है कुछ जो है ये नाम है। आपको कोई सा भी जो है आ जाए, कोई सा भी जो केवल और केवल कपास, रबड़, कॉफी, टी इन्हें छोड़ दे जाए तो बाकी में जो क्षेत्र में आपको नाम लिखनी है केवल वो 3 ही नाम याद कर लीजिए आप, यूपी, पंजाब और हरियाणा, ये 3 राज्य हैं। बाकी सब में आपको उनके लिए भी हम बता देंगे कि अगर रबड़ के लिए आ जाता है तो उसमें आपको जो है देखिए रबड़, टी, कॉफी, अगर आपके लिए ये टॉपिक आते हैं तो रबड़, टी, कॉफी के लिए आप केरल, तमिलनाडु और आप जो है असम ले लीजिए ऊपर से, इन राज्यों के नाम लिख दीजिए। और इन राज्यों में जो आपकी मृदा है यानी कि जो आपकी मिट्टी है वो आप लैटेराइट ले लीजिए। लैटेराइट मृदा, बस टी, कॉफी, रबड़, इनके लिए आप लैटेराइट ले लीजिए।
कपास के लिए काली ले लीजिए, अगर कपास की फसल आ जाती है तो इसके लिए काली मिट्टी बस। बाकी सबके लिए एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा कर दीजिए, और जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है यूपी, पंजाब, हरियाणा, यही लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर जो है आपके लिए कपास आ जाती है तो महाराष्ट्र इसके लिए आ जाएगा। अदरवाइज आप चाहे जितनी फसलें हैं, चाहे आपकी वो मक्का हो, बाजरा हो, इसके लिए हम राजस्थान जाते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं, लेकिन जो है ये यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में पर्याप्त मात्रा में होती है, तो आप इसके लिए केवल ये नाम लिख लीजिए। ठीक है, तो ज्यादा जो फसलें आपकी आएंगी वो इन्हीं चीजों से आएंगी। सामान्य लाइन आप लिख दीजिए, मौसम आपको रबी और खरीफ ये पता हो जाएगा। मिट्टी के बारे में हमने बात कर ली, तो अब टेम्परेचर की हम बात कर लेते हैं। दो फसल है हमारे पास, खरीफ और रबी, दो फसलें हैं। अब दो फसलों में हम देखिए, रबी की फसल जो होती है वो आपकी नवंबर में बो दी जाती है और मार्च तक वो काट ली जाती है। तो यहाँ क्या ये है आपका ठंड का मौसम, मौसम ये कैसा ठंड का, और ये जो टाइम है खरीफ का, ये है आपका मानसूनी, ये आपका मानसूनी है। तो मानसूनी के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, मानसून के दिनों में बारिश ज्यादा होती है, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से ज्यादा की, क्योंकि बारिश का दिन है तो फसलों को बारिश ज्यादा चाहिए, गर्मी के दिन है, प्याज फसलों को पानी ज्यादा चाहिए होता है, जबकि इसके मुकाबले रबी की फसलों में पानी कम चाहिए होता है। तो आप इस केवल इतना कर दीजिए, यानी कि 110 सेंटीमीटर से यहाँ बारिश कम चाहिए बस। आपके पास अगर जो फसलें हैं उसके हिसाब से या तो 110 सेंटीमीटर से ऊपर या नीचे लिख दीजिए, आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो खरीफ की जो फसल जब उगती है तो आमतौर पे ये महीने होते हैं जुलाई, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो यहाँ पे क्या होता है कि बारिश होने चालू हो जाती है तो टेम्परेचर मॉडरेट यानी कि सामान्य हो जाता है, ज्यादा गर्मी नहीं होती है और ज्यादा ठंड भी नहीं होती है। ठंड तो होती नहीं है, लेकिन गर्मी भी जून के महीनों की तरह नहीं होती कि हाँ जी टेम्परेचर 45, 46, 40 जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बारिश के आ जाने के कारण जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री हो जाता है, 25 डिग्री और अबव कर दीजिए। इसमें जो है, जो रबी की फसल है, जितनी भी रबी की फसलें अगर आपसे पूछी जाती हैं तो आप इसमें जो है 10 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दीजिए, दैट्स इट, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो है इतने पॉइंट्स हो जाते हैं, मैक्सिमम 3 नंबर का क्वेश्चन आना है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। केवल आपको है ना फिल इन द बैलेंस की तरह बनना, जैसे सीजन हमने पॉइंट में लिख लिए, सीजन रबी, मिट्टी एलुवियल सॉइल, टेम्परेचर मोर देन 25, रेनफॉल 110 से अबव, क्षेत्र यूपी, बिहार, पंजाब, बस क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत जल्दी क्वेश्चन आपको कंप्लीट होने वाला है, बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट होने वाला है। केवल आप इन्हें इन्हीं पॉइंट में रखिए और कोई सी फसल आ जाए आप इन्हीं पॉइंटों में उसे फिलअप कर दीजिए। आमतौर पे हमारे सामने तो हम देखते हैं कि चैलेंज अगर आप लिखना चाहते हो तो दैट्स गुड, अदरवाइज आप इसे नहीं भी लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे चैलेंज दिए हैं ताकि अगर कहीं चैलेंज का ही क्वेश्चन अलग से ना आ जाए कि जो है हमारे जो है फसलों के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं वो बताइए, तो इसके लिए हमने अलग से इन क्वेश्चन में ऐड कर दिया। अगर आप चाहते हो कि अपना छठा पॉइंट देना तो चैलेंज लिख करके इसमें 1 या 2 पॉइंट दे दीजिए, सिंपल से जैसे मैंने लिखा हुआ है ऐसा ही लिख दीजिए, अलग से कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि इंडस्ट्री के बारे में सवाल, कि आपको कोई भी इंडस्ट्री आ रही है कि हाँ जी इस इंडस्ट्री के बारे में बताइए, जैसे आयरन की इंडस्ट्री है उसके बारे में बता दीजिए। ठीक है, तो आप जो है ना इस क्वेश्चन के बारे में बताते समय आपके पास बहुत सारे जो है जैसे टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री है, वो किस तरह की इंडस्ट्री है, ठीक है, उसका रॉ मटेरियल क्या है, ठीक है, तो इसका क्षेत्र कौन सा है, और कोई अगर आपको एक आध कंपनी के बारे में पता है उसकी, तो आप उसकी कंपनी के बारे में भी बता दीजिए। ठीक है, इसका चैलेंजेस का क्या है, क्वेश्चन चैलेंज के बारे में भी हमने यहाँ पे बात कर ली है कि चैलेंज तो कि उद्योगों का प्रकार क्या है, मिनरल वेस्ट, कच्चा माल क्या है, आयरन ओर, एरिया क्या है, एरिया है हमारा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, कंपनी का नाम हमने टिस्को सेल ले लिया,
ठीक है। चैलेंज क्या है हमारे सामने, जैसे हमने 2 चैलेंज बता देते हैं, काफ़ी हैं। जैसे दूसरे देशों के साथ कंपटीशन, अपने काम में दक्ष यानी स्किल्ड लेबर की कमी है, असाक्षरता हमारे देश में, ये भी, या निवेश। तो हमने ये बहुत लिमिट में बता दी, इस तरह से बताना, ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना है। ठीक है। बेनिफिट क्या है इससे, अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगी तो रोजगार में बढ़ोतरी होगी। ठीक है। या सामानों की कीमतों में कमी हो जाएगी। 2 बता दो बहुत है, मैंने तो ये 5 नंबर का इसलिए दे रखा है, कहीं ग्लोबलाइजेशन का भी क्वेश्चन एक अलग से आ सकता है, तब भी यही आएगा। ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये केवल फिल इन द बैलेंस की तरह क्वेश्चन भरना है आपको। ठीक है। अब जब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज। किसी भी एक खनिज के बारे में आपसे पूछ सकता है 3 नंबर में, तब आप कैसे करेंगे। तो जनरल लाइन का तो टॉपिक आपको समझ में आ गया, बिल्कुल सामान्य है कि जो भी आप उसके बारे में जानते हो उसके बारे में एक लाइन को लिख दीजिए और फिर उसे समझाना चालू कीजिए। ठीक है। जैसे खनिज के प्रकार क्या हैं, वो लोहो है, अलोहो है। ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि वो लोहो है या अलोहो है। ठीक है। तो इसके बाद में उस खनिज का प्रकार बता दीजिए। कई बार क्या होता है, खनिज के अंदर में भी बहुत प्रकार होते हैं। जैसे आपका कोल हो गया, कोल के बारे में आपसे पूछ लिया, तो कोल के बारे में जो जनरल लाइन आपको पता है वो आपने बता दी। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, खनिज का प्रकार। ठीक है। खनिज, लोहो कैसा खनिज है, ये खनिज है आपका एलोहो और एनर्जी बेस्ड है। ठीक है। तो आप इसे एलोहो में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। खनिज का प्रकार क्या है, एलोहो है। अब उस खनिज के कितने प्रकार हैं, इस खनिज के प्रकार में अगर हम बात करते हैं तो आपका एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये क्या है, इसके लोहो कोयले के, ये कोयला जो खनिज है उसके प्रकार हैं। ऐसे ही अगर हम लोहे की बात करेंगे तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये उसके प्रकार हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए केमिकल फार्मूला, आप उसका केमिकल फार्मूला बता दीजिए। इससे क्या है, आपके क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ जाएगी। आप बताना चाहें तो बता दीजिए, नहीं बताना चाहें तो ऐसी भी कोई बात नहीं, लेकिन इससे क्या है कि हमारे क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ जाती है। आप लोग साइंस पढ़ ही रहे हो, तो जैसे लोहे का या जो है आपका ये कोयले की हम बात कर रहे थे, तो इसमें कार्बन है, तो इसमें क्या है, सी, इसका क्या है, कार्बनिक यानी रासायनिक तत्व आ जाएगा। सी क्या, कार्बन। ठीक है। तो आपको जितने पता है, अगर किसका जो पूछ रहा है अगर उसका आपको रासायनिक तत्व यानी केमिकल फार्मूला पता है तो ज़रूर बताएं। इससे क्या है, आपके क्वेश्चन की क्वालिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। अब क्या, बेनिफिट ऑफ द मिनरल्स यूज, यानी कि उस खनिज के फ़ायदे क्या हैं या उस खनिज का उपयोग क्या है। तो अगर आपसे लोहे के बारे में उसके फ़ायदे पूछे जाएं, या कोयले के बारे में फ़ायदे पूछे जाएं, या सीमेंट के फ़ायदे पूछे जाएं, या तांबे के फ़ायदे पूछे जाएं, तो आप है ना इसके कुछ ना कुछ फ़ायदे ज़रूर याद करें। ज़्यादातर के आपको फ़ायदे याद हैं, लेकिन आपके बॉक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनके एक एक दो दो है ना याद कर लीजिए, उसके बारे में पढ़ लीजिए कि उसके फ़ायदे क्या होंगे। ठीक। और ये किस उद्योग में उपयोग होते हैं, 5वें पॉइंट पे आप ये बता दीजिए कि यूजिस इन विच इंडस्ट्री। जैसे लोहा है, लोहा किस इंडस्ट्री में कामयाब है, क्यों, क्या यूज़ है इसका, किस इंडस्ट्री में। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका कितना यूज़ है, इस तरीके से आप बता दीजिए। ठीक। देन इसका आ जाता 6 नंबर पे क्षेत्र, कि ये कंपनियां, ये इंडस्ट्री किन क्षेत्रों में है। देखिए आजकल है ना ये इंडस्ट्री लगभग में हर क्षेत्र में आपको मिल जाती है, लेकिन बेसिकली इनकी जो ये इंडस्ट्री जो स्थापित होती है उसके पीछे 2 कारण बहुत मेन है। एक कारण तो ये मेन है कि वहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, और दूसरा मार्केट होनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है, मार्केट है लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है, फिर भी वहाँ इंडस्ट्री लग रही है। ठीक है। लेकिन आप ना इन 2 चीज़ों को ध्यान में रख करके इसके बारे में बताइए। जैसे खासकर जहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, अगर वहाँ रॉ मटेरियल है तो वहाँ तो उसकी इंडस्ट्री होगी ही। ज़्यादातर इंडस्ट्री है ना आपको छोटा नागपुर क्षेत्र, वही दोबारा से दोहरा रहा हूँ कि आपका झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में आपको देखने को जरूर मिलेंगी। ठीक है। जरूर क्या मतलब कि वहाँ पे ज़्यादातर रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है।
ठीक। सीमेंट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा अलग पड़ जाता है, लेकिन ज़्यादा जो रॉ मटेरियल जैसे एनर्जी के लिए हमें लोहा चाहिए या फिर जो है हमें कोल चाहिए या अदर मिनरल्स चाहिए, वो ज़्यादातर वहाँ मिल जाते हैं। तो इन राज्यों के नाम आपको पता होनी चाहिए। और देखिए फिर चैलेंजेस आ गए। चैलेंजेस बिल्कुल फिर वैसे ही हैं जैसे दूसरे देशों के साथ कंपटीशन है, अपने काम में दक्ष मजदूरों की कमी है, असाक्षरता है, माइनिंग की प्रॉब्लम भी है। कई बार क्या होता है, माइन में जब जब खुदाई हो रही होती है, खनिज निकाला जा रहा होता है, तो माइन अचानक से धंस जाती है। और अभी देखो आपने अभी उत्तराखंड में टनल में कितने मजदूर फंस गए थे, तो ऐसे एग्जाम्पल आपके पास होंगे। और कई बार क्या प्राकृतिक समस्या भी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से चुनौतियों में है ना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, केवल एक या दो चुनौती दे दीजिए। आप ये देखिए 3 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, मैक्सिमम आप 6 पॉइंट दे दीजिए और ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, केवल फिल इन द बैलेंस की तरह भरना है। सामान्य लाइन देने के बाद में सामान्य लाइन भी आप एक पॉइंट में जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, अदरवाइज सामान्य लाइन नहीं लिखनी है, केवल उसके बारे में जो आपको पता है। सामान्य लाइन कोई हेडिंग नहीं देनी है। ठीक है। टाइप्स ऑफ मिनरल, खनिज का प्रकार कैसा है वो, लोहो एलोहो। टाइप्स ऑफ खनिज यानी आपका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या लिग्नाइट, पीट, टेस्टा। केमिकल फार्मूला उसका बता दिया। ठीक है। फिर खनिज, उसके फायदे क्या है, हर किसी को पता रहते हैं। इस तरीके से आपको 6 पॉइंट लिखने, फटाफट से फिल इन द बैलेंस की तरह करना, छोड़ देना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 के 3 नंबर मिलेंगे। मैक्सिमम 2 मिनट में एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। कोशिश ये रहती है कि इन तीनों में से है ना कोई एक नया क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन इसलिए आपको इस तरीके से दिया है कि कोई सी भी फसल के बारे में आ जाए या कोई से भी मिनरल के बारे में पूछ ले या कोई भी इंडस्ट्री के बारे में पूछ ले, आपका पैटर्न तैयार है, केवल फिल इन द बैलेंस की तरह उसमें भरना है। अगर आप कहीं भूल भी जाते हो ना, कोई चीज़ भूल भी जाते हो, आपके पास इतनी चीज़ें हैं, ये 6 पॉइंट ऐसे हैं कि इनमें से कोई जनरल भी आप कर सकते हो, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको 1 या 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आप जो है ना, अगर प्रॉपर इस क्वेश्चन को इस तरह से अटेम्प्ट कर देते हो तो कोई नंबर काटेगा ही नहीं आपके। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। धन्यवाद।